रजत और शनाया की बातचीत अब भी फोन पर जारी थी। उससे बात करने के बाद रजत की बड़ी सी स्माइल दूर बैठी महिमा देख पा रही थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, हर लड़का ना एक नंबर का झूठा होता है। उसने मुझे कहा था इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कैसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी इसकी? गुड लुकिंग, हैंडसम है, अच्छी जॉब में है और सबसे बड़ी बात दिल का इतना अच्छा है। तो कोई लड़की कैसे उसके प्यार में अब तक नहीं पड़ी होगी? झूठ बोलता है ये। महिमा खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी कि इसी दौरान वहां अदिति और विशाल पहुंचे। अदिति ने महिमा को बड़बड़ाते सुन लिया था। अब वो चुप बैठने वालों में से कहाँ थी। उसने सामने बैठे विशाल की ओर देखकर कहा, मैंने सुना है मोहब्बत जलन से शुरू होती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम उसे अपने साथ ही खुश देखना चाहते हैं। ऐसा कहते हुए वो महिमा की ओर इशारा करने लगे। उसका इशारा समझकर विशाल बोल पड़ा, यार लेकिन हमारा राज बात किससे कर रहा है? मैं भी काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ, बहुत स्माइल कर करके हंस हंस कर बात किए जा रहा है। कहते हुए वो सामने बैठी महिमा को अपनी बातों से और चलाने लगा। यूं तो महिमा के दिल में वैसे ही आग लगी हुई थी और अपने दोस्तों की बात सुन आग और भी ज्यादा भड़क रही थी। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर धीरे धीरे आने लगा था। अब उसने अपने पास बैठे दोस्तों की ओर देखकर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता राज अपनी गर्लफ्रेंड से बात करे या जिससे भी बात करे, आई डोंट केयर। बोल महिमा वहां से उठकर दूसरी ओर जाने लगी। उसके जाने के बाद अदिति ने विशाल की ओर देखकर सफाई करते हुए कहा, देखा मैंने कहा था ना, इश्क नहीं आसान। विशाल उसके सर पर धीरे से टपली मारते हुए बोला, चल माही को मना लेते हैं, वरना उसका गुस्सा तो माय गॉड। बोल वो भागकर महिमा के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, हे माही, हम तो मजाक कर रहे थे यार, तूने तो इसे सीरियसली ले लिया। लेकिन महिमा को तो रजत का गुस्सा किसी पर उतारना ही था, तो उसने ये काम विशाल पर कर दिया। उसने भड़कते हुए कहा, देखो विशाल, मैं बार बार तुम लोगों से बोल रही हूँ, मुझे राज की कोई परवाह नहीं है और ना ही मैं उससे प्यार करती हूँ और ना ही वो मुझसे। अच्छा लड़का है बस, और अच्छी चीज हर किसी को पसंद होती है। मुझे भी पसंद आई, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा तुम लोग समझ रहे हो। बोल वो एक बार फिर फोन पर बात कर रहे रजत की ओर देखने लगी। इस दौरान वहां अदिति भी पहुंच चुकी थी। उसकी अजीबोगरीब बात सुन विशाल हैरानी भरी नजर से अदिति की ओर देखने लगा। उसकी बात सुन अदिति ने कहा, माही तू किससे झूठ बोल रही है, हमसे या अपने आप से? और हम तेरे अच्छे दोस्त हैं, तुझे हमेशा खुश देखना चाहते हैं और मैं और विशाल अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि तेरे दिल में राज के लिए क्या फीलिंग चल रही है, तो उसे एक्सेप्ट कर या ना कर। बोल वो उसे घूर कर देखने लगी। उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था। महिमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने विशाल का हाथ पकड़कर कहा, आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैं थोड़ी ज्यादा रूड हो गई थी। बोल वो उसकी आंखों में देखने लगी। विशाल ने आंखों से इशारा किया और कहा, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। इसी दौरान रजत फोन पर अपनी बात खत्म करके उनके पास पहुंचकर बोला, हे गाइस, क्या बातचीत चल रही है? उसकी आवाज में बहुत खुशी थी और उसका चेहरा भी अपनी बचपन की दोस्त से बात करने के बाद चमक रहा था। और सब बातों से अनजान रजत महिमा की ओर देखकर बोला, यार मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड का फोन आ गया था, बस उससे ही मैं बातचीत कर रहा था। अनजाने में ही सही, लेकिन वो अपने मिस नॉनस्टॉप को सफाई दे रहा था। उसकी बात सुन महिमा ने सोचा, झूठा कहीं का, जरूर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, मुझे बेवकूफ समझ रखा है। सोच वो फेक स्माइल करती हुई बोली, तो मुझे सफाई क्यों दे रहे हैं आप? मैंने आपसे पूछा कि आप किससे बात कर रहे थे। यूं हंस हंस कर, आप क्या बात कर रहे थे? मैंने तो कुछ नहीं पूछा आपसे। इट्स ओके। महिमा की आवाज में गुस्सा था, जो कि उसकी फीलिंग साफ तौर से बयान कर रहा था। अचानक उसकी ऐसी अटपटी हरकत देख अदिति ने रजत से धीरे से कहा, हम तो चले
तुम संभालो इसे, बोल उसने सामने खड़ी विशाल से चलने का इशारा किया। अदिति और विशाल वहां से चले गए। महिमा का गुस्सा होना रजत को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो महिमा की ओर से अनजाने में ही सही, लेकिन ग्रीन सिग्नल जो था उसकी बात सुन रजत उसके थोड़ा करीब आ गया और मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, जरा जरा सी बात में टकरार करने लगे हो, लगता है मुझे बेइंतहा प्यार करने लगे हो। बोल वो स्माइल करते हुए वहां चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी ऐसी बातें सुन महिमा कुछ हड़बड़ा कर बोली, राज क्या बोल रहे हो तुम भी ना स्टूपिड हो। बोल वो कुछ शर्माती गई और वहां से मुस्कुराती हुई जाने लगी। रजत भी अपने कदम उसके साथ मिलाने लगा और स्माइल करते हुए थोड़ा शरारती नजरों से उसकी ओर देखने लगा। वो भी स्माइल करती हुई चली जा रही थी। उसे रजत का इस तरह से देखना, उसकी बातें सुनना अच्छा लगने लगा था। शाम के 5 बज रहे थे। सर्द मौसम की हल्की हल्की धूप कम होकर ठंड में बदलने लगी थी, जो कि मौसम को और भी ज्यादा खुशनुमा बना रही थी। रजत और उसकी मिस नॉनस्टॉप बगैर बात किए महाबलेश्वर की ऊंची हिल पर बैठे हुए थे। कुछ देर बाद अदिति और विशाल पहुंचे। वो लोग भी उनके पास ऊंची पहाड़ियों पर बैठ गए। अदिति ने उन दोनों की ओर देखकर कहा, यार मजा आ गया खंडाला ट्रिप में, सचमुच। कहते हुए फिर उसने अपने हाथ की घड़ी में समय देखा और उनकी ओर देखकर कहने लगी, गाइस मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए, वरना यहाँ रात के समय बहुत ट्रैफिक मिलेगा। विशाल ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ यार रात चलो, हमें चेकआउट भी करना है। उनकी बात सुनकर एक बार तो रजत का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि धीरे धीरे समय पास आ रहा था मिस नॉनस्टॉप से अलग होने का। उसने बेमन से हाँ में सर हिला दिया। महिमा बोली, हाँ चलो। कहते हुए वो उठकर खड़ी हो गई। उसे देखकर सारे लोग उठकर खड़े हो गए और अपनी कार के पास पहुंच गए। बेचारा रजत सोच रहा था, ये वक्त मेरे हाथ में क्यों नहीं है। सचमुच अगर वक्त मेरे हाथ में होता तो मैं इस वक्त को यही थाम लेता। इसी बीच महिमा ने उसकी ओर भी देखा। उसने भी उसे देखकर स्माइल कर दिया। सारे लोग होटल की ओर चले गए। रास्ते में महिमा को काफी बेचैनी हो रही थी। बेचैनी थी रजत से जुदा होने की। कुछ देर बाद सभी होटल पहुंचे और गाड़ी से उतरकर होटल के अंदर जाने लगे। रजत गाड़ी से उतरकर तुरंत अपने रूम के अंदर चला गया और वहां बेड पर लेटकर खुद से बात करते हुए कहने लगा, ना जाने क्यों निकलता हुआ पल एक सितम सा लग रहा है। क्यों मैं इस पल को नहीं रोक सकता। कुछ सोचकर वो अपने रूम में बनी बालकनी की ओर चला गया। वहां खड़े होकर वो बड़ी बड़ी पहाड़ों के बीच ढलते सूरज को देखने लगा। सिंदूरी लाल रंग का सूरज पहाड़ों के बीच बेहद खूबसूरत दिख रहा था और उसे देखकर रजत अपनी मिस नॉनस्टॉप के ख्यालों में खो गया। उधर महिमा भी अपने रूम में पहुंच चुकी थी। उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया और वो भी अपनी बालकनी में जाकर डूबते हुए सूरज की खूबसूरती देखने लगी और उसे देखकर सोचने लगी, राज मुझसे इशारों में कई बार अपने दिल की बात कह चुका है। क्या उसकी बातों में सच्चाई है या उसने ऐवे ही कह दिया। सोचते हुए वो रजत के साथ बिताए पलों को याद करने लगी और अकेले में मुस्कुराने लगी। इसी दौरान उसके कमरे में रखे हुए उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन की ट्यून सुनकर बालकनी में खड़ी महिमा खुश होकर बोली, लगता है उस गुमनाम शायर ने फिर कोई खूबसूरत गजल पोस्ट की है। सोचकर वो अपने रूम के अंदर आई और अपना फोन चेक करने लगी। महिमा को शायरी और गजल सुनने का हमेशा से शौक रहा था, लेकिन अब रजत से मुलाकात होने के बाद से उसकी दिलचस्पी इन चीजों में और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। महिमा ने नोटिफिकेशन देखकर गुमनाम शायर ऑडियो क्लिप अपने फोन पर चालू की और बेड पर आकर लेट गई और ईयरफोन्स लगाकर गुमनाम शायर की गजल सुनना शुरू किया। उस गुमनाम शायर की आवाज में बहुत दर्द था। एक आह दिल में दबी है जब से उसकी नजर हम पर पड़ी है। एक एक पल सदी सा कटा है, दिल में धड़कन बाकी है मगर सांस रुकी है। आपकी नजरें जब जब हम पर पड़ती हैं,
यकीन मानिए, एक अनकहा सा सवाल हमारी रूह पर छोड़ जाती है। सुनसान राहों पर भी हमें ऐसा लगता है मानो आपकी खामोश नजरें अभी अभी हमें छू कर से निकली है। आपसे मुलाकात के बाद हमारी जिंदगी एक लम्हे में सिमट सी गई है। क्या वक्त के पहिए तेज भागे हैं या ऊपर वाले को हमारे लिए कोई खूबसूरत सा इशारा है? उसकी गजल सुनकर महिमा कुछ खो सी गई थी। वो वहां होकर भी वहां नहीं थी, क्योंकि कहते हैं ना, नया नया इश्क खुद को हर शायरी और गजल में ढूंढ ही लेता है। बस यही हाल कुछ महिमा का भी था। महिमा ने अपने नए नए इश्क में गुम होकर अपनी मिस्टर परफेक्ट के साथ बिताए हुए पलों को याद कर बेवजह मुस्कुराई जा रही थी कि इसी दौरान अदिति उसके रूम का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची और बेड पर लेटी हुई महिमा को ख्यालों में गुम देखकर उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, क्या बात है माही, नया नया इश्क और नई नई खुमारी है। मुझे तो लगता है लड़की इश्क के दरिया में डूबने वाली है। वाह 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 वाह, मैंने क्या अच्छी शायरी सुनाई। उसे अचानक अपने रूम में देखकर महिमा हड़बड़ाकर उठ बैठी और उस पर झूठ मूठ का गुस्सा करती हुई बोली, एसी यू आर टू मच यार, मुझे लगता है तेरी संगत में मेरा दिमाग खराब हो चुका है। उसकी बात सुन अदिति ने कहा, वो सारी बातें तो छोड़ और ये बता कहाँ खोई हुई थी। उसकी बात सुन महिमा ने बात बनाते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, गुमनाम शायर की नई गजल पोस्ट हुई है, बस उसे ही सुन रही थी। उसकी बात सुन अदिति खुश होती हुई बोली, वाह, उसने न्यू गजल पोस्ट की, यार मुझे भी सुनाना प्लीज। कहते हुए अदिति छोटे बच्चों की तरह जिद करने लगी। महिमा बेड पर से खड़ी होती हुई बोली, हाँ बाबा, तू नहीं सुनेगी तो बेचारे गुमनाम शायर की गजल बदनाम नहीं हो जाएगी। अदिति ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, रहने दे, भाव मत खा, मेरे पास भी स्मार्टफोन है, मैं उसमें सुन लूंगी। मैंने भी उनका नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है और वैसे मैं यहाँ तुझे बुलाने आई थी। चल, हमें डिनर करके वापस मुंबई के लिए निकलना भी है। और राज? अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ अदिति चुप हो गई। राज का नाम सुनकर महिमा के दिल में कुछ अजीब सा साउंड हुआ और उसने अदिति से कहा, हाँ, तू राज के बारे में कुछ बोल रही थी। उसकी बात सुन अदिति ने शैतानी करते हुए जवाब दिया, मैं क्या बोल रही थी, मैंने तो राज का नाम लिया ही नहीं। उसकी बात सुन महिमा बोली, ऐसे कैसे नहीं लिया, मैंने सुना है तूने अभी अभी राज कहा और यहीं पर तूने अपनी बात खत्म कर दी। उसकी बात सुन अदिति को एक और मौका मिल गया था उसे छेड़ने का, जो कि वो मिस नहीं करने वाली थी। उसने उसे छेड़ते हुए कहा, मैं तो कह रही थी कि राज भी वेट कर रहा है तुम्हारा, अब आ जाओ मैडम। कहते हुए अदिति ने उसके आगे अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी बात सुन महिमा गहरी सांस लेते हुए बोली, एसी तू चल, मैं बस अभी आई, मैंने अपना सामान पैक कर रखा है। बोल वो फौरन अपना लगेज और हैंड पर्स अपने रूम की अलमारी से निकालने लगी। उधर रजत भी रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में बैठकर महिमा के आने का वेट कर रहा था। उसके साथ विशाल और अदिति भी मौजूद थे। कुछ देर बाद महिमा रेस्टोरेंट में पहुंची। उसे देखते ही रजत की आंखें हमेशा की तरह कुछ बड़ी हो गई। साइकोलॉजी कहती है ना कि जब आपके सामने आपका क्रश हो तो आपकी आंखें कुछ बड़ी हो जाती हैं। बस यही हाल रजत का होता था महिमा को देखकर। महिमा आकर अपनी चेयर पर बैठ गई और पास बैठे रजत की ओर देख स्माइल करते हुए बोली, आई एम सॉरी, क्या मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया? उसकी बात सुन रजत ने स्माइल करते हुए नहीं में सर हिलाया। उन्होंने अपना डिनर ऑर्डर किया और डिनर कर वो होटल से चेकआउट कर मुंबई के लिए निकल पड़े। उन्हें निकलते हुए अंधेरा हो चुका था। रात के 9 बज चुके थे। विशाल अब भी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और रजत अपनी ड्रीम गर्ल के साथ पीछे वाली सीट पर मौजूद था। विशाल के पास वाली सीट पर अदिति बैठी हुई थी। इसी दौरान रजत की नजर अपनी ड्रीम गर्ल पर पड़ी, जो कि ठंड से ठिठुर रही थी, और वो भी खंडाला की ठंड जो कि खून जमा देने वाली थी। रजत ने अपना लेदर का जैकेट उतारा और महिमा को देते हुए बोला, माही इसे पहन लो,
ठंड नहीं लगेगी। उसे ऐसा करते देख महिमा का जवाब आया, राज इट्स ओके, मुझे ठंड नहीं लग रही है। उसने जैसे ही अपनी बात खत्म की उसे जोरों की छींक आ गई। अब रजत ने बगैर उससे सवाल किए अपना जैकेट अपनी ड्रीम गर्ल के ऊपर बड़े ही प्यार से डाल दिया। उसे ऐसा करते देख महिमा खुश हुई, लेकिन उसने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया और उस जैकेट को अच्छे से पहन लिया। फिर उसने रजत की ओर देखकर कहा, जैकेट तो तुमने मुझे दे दी, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? इस पर रजत को जवाब दे पाता कि इसके पहले ही सामने बैठी मस्तीखोर अदिति पीछे बोल पड़ी, अजीब ठंड कैसे लगेगी, राज के पास हॉट हॉट दो खूबसूरत लड़कियां जो बैठी हुई हैं। उसकी बात सुन राज और महिमा हंस पड़े। बातों बातों में हंसी मजाक करते हुए मुंबई कब आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। मुंबई पहुंचकर जब विशाल ने खुश होकर जोर से कहा, हम आ चुके हैं मुंबई, वी आर बैक, उसकी आवाज सुनकर रजत ने गाड़ी के बाहर सड़कों पर अपनी नजर दौड़ाई और मुंबई की सड़कें देखकर रजत का दिल एक बार फिर दर्द से भर गया, क्योंकि अब कोई बहाना भी नहीं था ड्रीम गर्ल के पास रुकने का। वक्त आ चुका था ड्रीम गर्ल से जुदा होने का। कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा?